क्या नाम है आपका और एक आपकी बेटी की दुखद मृत्यु हुई है, क्या मामला है ये पूरा? मेरा नाम विक्रम कुमार है जी। और बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसकी जाति वाति को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। और बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी सी बात हुई है बोला मेरे साथ। फिर मैंने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तू ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी सी दुर्घटना की है सर। कब का ये मामला है और कौन सी कक्षा में आपकी बेटी पढ़ती थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था। तब भी पुलिस तक बात गई थी, डॉक्टरों ने रैगिंग का बनाया हुआ था इसका फर्स्ट ईयर में भी। तो पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, तो मेरे को बोला कि करनी कार्रवाई। तो मैंने उधर थोड़ा सा मैं चुप हो गया था। मैंने बोला बच्चा वो भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, तो इसको यहीं बंद करते। और प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और ख़ुद ने, हमने जाके उनसे बात की थी। तो बोलते हम करते, बोला इसका, बोला मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते कुछ। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता। मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा, बोला मेरे को ऐसे से बोलते हैं बच्चे। मैंने बोला बच्चा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते, चुप रहे तू। मैं इसको ऐसे बोलता था, बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर। आपकी बेटी जो डिप्रेशन में बताई जा रही है, कब से मतलब डिप्रेशन में थी और क्या वजह उसकी थी? सर अभी कॉलेज में पढ़ने के बाद ही डिप्रेशन में आई थी या पहले से ही नहीं इस सर, तरह की ये दिक्कत? कॉलेज में पढ़ने से बाद ही डिप्रेशन में गई है। पहले बिल्कुल ठीक है, बच्ची बहुत टैलेंटेड थी मेरी। बच्ची के आप वीडियो देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो बच्चे के। बच्चा बहुत अच्छा था मेरा, वो पढ़ने में भी लायक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नंबर, इसका एक नंबर जो कम आया हुआ था, वो भी नंबर ये डिप्रेशन के कारण ही हुआ। ये बच्चा मेरा हरास हो रहा था कॉलेज में, पूरा हरास हो रहा था। जो ये गलत काम जो ये प्रोफेसर ने जो किया हुआ है, ये इनकी वजह से हुआ। कोई जाति वाति का बोलते थे, बच्चा मेरा पूरा हरासमेंट था। कोई बच्चे के साथ ऐसा, बच्चा अंदर अंदर से दब गया सर मेरा। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा ऐसे, कल किसी और बेटी को शिकार बनेगी, कोई और बेटी बनेगी। तो आपने पहले भी एक कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन पर की थी या पुलिस हेल्पलाइन पर भी की थी? उस दौरान पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन मामले की हुई थी और आपने उस दौरान कार्रवाई करने से मना किया था, वो क्या मामला नहीं है? सर, मैंने कोई कार्रवाई करने से मना, मैं तो खुद फ़ोन करता था, मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई करे, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी एफआर लॉज में देखना, उनका नाम काटा जा रहा है, अशोक सर का, जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, ये काम करते, ये जो प्रोफेसर उनकी बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोफेसर है, ये काम करेंगे। कब आपकी बेटी की मृत्यु हुई और आपने कब? 26 तारीख को ही सर, नवातरे लगे थे। बच्ची 22 तारीख थी, बच्ची मेरी तब बीमार हुई है बहुत ज़्यादा। उससे 3-4 दिन पहले कॉलेज गई, तो उस सारा उसके बीच भी हुआ। प्रशासन और कॉलेज का ये कहना है, कॉलेज प्रशासन का, कि 29 जुलाई के बाद आपकी बेटी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं गई सर है वो और छुपा रहे हैं उसकी बहुत एडमिशन भी कुछ, नहीं हुई है। बहुत कुछ छुपा रहे हैं सर, वो छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। बच्ची को मैं खुद छोड़ के आता, मन नहीं करता था, मैं उसको लेके आ जाता था कॉलेज से। और एक जो मोनिका थे, बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसे बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो लड़की मेरे को फ़ोन करती है और मोनिका मेरे को बोलती है, बोला अंकल आपकी बेटी कहाँ पर है, बोला मेरे को ऐसे बोलती है। और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ, हम कहीं घूम के आए तो बच्चा मेरे साथ बैठा, तो वो बच्चे बोलती है आपकी बेटी तो वहाँ घूम रही है, बोला, और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ ऐसे। मैंने जब उसको पूछा, मैंने बेटा, मैंने बोला ये देख बात कर, मैंने बोला ऐसी बातों में ध्यान नहीं देते। बोला देख पापा मेरी बेइज्जती कर रही है ये बच्चे। तो बच्चा मेरा हरास होता था यहाँ पर, बाप की नज़रों में इसको गिराने की कोशिश करेगी। आपने अब पुलिस को शिकायत दी है, किस तरह की आपने शिकायत दी है, क्या उसमें आपने कहा है? देखो जी, पहली बात तो मेरे बच्चे के बयान है, उसने खुद दिए हुए हैं, ठीक है जी। जो मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है उसने खुद दिए, और इतने दर्द में दिए, और हमने देखा हुआ टाइम मेरे बच्चा कितना तड़फा हुआ है।
और बच्चे इतना इतना तड़फा हुआ कि पूछो मत। अब आपकी क्या मांग क्या है? मांग है, क्या अब कार्रवाई आप आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं? सब मैं इंसाफ चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और की बेटी ना आए, कहीं कहीं और की बेटी 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 कब तक बेटियां मरेगी। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप वहाँ? सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अशोक सर के ऊपर और जो लड़की हैं उनके ऊपर। और रही जो एफआर करी हुई है वो कल पूरा लिखेगी, आज वो बोलते वो अशोक को बाहर ही निकाल दिया। वो बोला आपको किसने बोला कि अशोक को बाहर? मैं देख रहा था अभी, बता रहे थे मेरे को, बोला वो निकाल दिया। वो बोला उसको, बोला उसका तो किसी लिस्ट में नाम नहीं है। बोला एफआईआर जो कॉपी है उसमें तो उनका नाम दर्ज है। किया गया है। है सर, वो गुनहगार है, वो बिल्कुल गुनहगार है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बच्चे को जाति पाति के लिए भी बोलता था और साथ में बच्चे को इतना बड़ा उसने किस्सा किया। जो बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में गया, बाद में स्टेबल नहीं हुआ। और कभी हम टांडा में जा रहे हैं, कभी हम सिटी में जा रहे हैं, कभी हम वहाँ पर पठानकोट में जा रहे हैं, यहाँ घर में लेके आया। यहाँ से सीधा मैं उसको डीएमसी लेके गया हूँ, डीएमसी से फिर मैं अरुण वर्मे के पास लेके गया हूँ। उसके बाद बच्चा स्टेबल करके मैं घर में लाया हूँ। 2 दिन के बाद, 10 दिन यहाँ रहता, 2 दिन के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है। फिर भी मैं पुलिस के पास गया। पुलिस के पास पुलिस से मेरे को वैसे भी उम्मीद नहीं रही थी सर। मैंने ऊपर किया फ़ोन, मैंने 111 में फ़ोन किया, तब जाके पुलिस आई है। उसमें मैंने सिर्फ एक जिक्र नहीं किया कि अशोक का जिक्र नहीं किया, बाकी मैं लड़कियों को जिक्र किया था। क्योंकि जो वीडियो थी वो मैंने रखी थी। मैं डरता इस चीज़ से भी डरता था कि मतलब कोई मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में कोई कुछ कर ना दे, मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे। मैं वीडियो इस करके मैं उसको शो नहीं किया, बिल्कुल नहीं शो किया उसको। उस चीज़ को मैंने छुपा के रखा। मैंने बोला मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं इसके बयान और ये वीडियो मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तब मैं लोगों को जाके दिखाऊंगा कि मेरे बच्चा अब ठीक है, ये देखो मेरे बच्चे के साथ इन्होंने ऐसे किया। तो जो कार्रवाई अभी तक पुलिस की ओर से अभी की गई, अभी तो बयान ही दर्ज हुए हैं, क्या लगता है आपको ऐसे जो है देखो सर, कार्रवाई को लेके आप कितने सैटिस्फाई हो रहे हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ठीक है जी। किसी और बेटी के भी साथ ऐसे ना हो, मेरे बच्चे के साथ हो, किसी और के साथ भी ना हो। सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आज ऐसी करके बच्चों को दबाया जाता है और बच्चों को गलत बातें बोली जाती। बच्चे यहीं से तो मरते हैं, कहाँ से मरते हैं? इन्हीं बातों से मरते हैं। यहीं से डिप्रेशन में, यहीं से थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं आगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, बताओ। कॉलोनी प्रशासन कह रहा है कि कोई रैगिंग का मामला आपने दर्ज नहीं करवाया सितंबर की। सर मैंने, देखो जी, पहली बात तो मेरे को अपना बच्चा स्टेबल करना था। जब मैंने पुलिस से बात की, बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं। बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं। बोला मैं ठीक है, मैंने बच्चे की तरफ ही लगा रहा। 111 में मैंने कॉल की है, जिससे पुलिस वाले आए जो अपनी पूरी कार्रवाई करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने मेरे से साइन लिए। उन्होंने मेरे को ये बोला कि बोला बच्चे के बयान हो गए। वो अंदर गए, बच्चे को देखा, बोला भाई मैं इंसाफ करूँगा जो भी होगा। तो उन्होंने 100 मेरे से साइन लिए है, बोलते बच्ची ठीक हो जाएगी, बयान दे देगी। तो बोला आपका मैं पेंडिंग रखता हूँ। बोला ये पेंडिंग रखता हूँ। बोला जब तक बच्चा बोला बयान देगा, बोला फिर बोला आगे की बोला कार्रवाई जो की जाएगी। बोला और अशोक, जब मैंने उनको वीडियो दिखाने की कोशिश, बोला सर बोले इसको बंद करो। बोला ये मुझे नहीं पता मैटर, मैं ऊपर करके आ गया हूँ। बोला अपना जो भी करना था, बोला मैं अपनी कार्रवाई जो है करके आ गया हूँ। बोला और वो ऊपर उस कॉलेज में पूछ के आगे हो गए किसी को। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो आपके बयान कलमबंद किए गए हैं पुलिस की ओर से, जैसा आपने बताया उस तरह से नहीं किए गए हैं। ऐसा भी है कि जो बयान आपने पहले दिए हैं उसको पुलिस ने एज इट इज़ लिखा था या आपको वही चीज़ बताई गई है कि? देखो जी, ऐसा है कि मेरे सामने तो जो बयान लिखे हैं, मेरे सामने उन्होंने ये लिखा है अशोक के लिए लिखा हुआ है, अशोक के लिए लिखा हुआ है, और लड़कियों के लिए वो लिखा हुआ है। वो लिख रहे थे आगे। अगर वो कुछ तथ्य छुपाते हैं तो अब क्या कर सकता हूँ मैं तो निहत्था हूँ बिल्कुल ही। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। देखिए, ये हमें जो कंप्लेंट है वो हमें रिसीव हुई थी और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें। और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 115(3), 75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है बीएनएस का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें हम जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड हैं वो
धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है, वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था, उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे, जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। तो कुछ छात्र संगठनों की बात करें या एनजीओ की बात करें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 20 तारीख की कंप्लेंट हुई है तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पे फिर क्या? देखिए, 20 तारीख की जो कंप्लेंट है, अगर आप उसका कंटेंट भी देखोगे तो वो जो कंप्लेंट थी वो स्ट्रेट अवे ये थी कि किसी ने उन बच्चों को परेशान करा जो उसके ही के कलीग्स थे। उसमें जो प्रोफेसर के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट एफआईआर का कंटेंट है, उसमें वो कंप्लेंट में जिक्र ही नहीं था। तो पुलिस जो संज्ञान लेने वाले जो अपराध हैं उसी पर कड़ा संज्ञान लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि ये रैगिंग का मैटर है और इनके फैकल्टी से भी पूछताछ उसमें करेगी, ठीक है। इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो जिस टाइम कंप्लेंट हुई थी उस वक्त परिजनों से बात हुई थी, उनकी क्या बात थी, अभी जो है उसमें क्या? देखिए, जो बयान है वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी जिक्र उस समय नहीं करा गया था। लेकिन हम इस चीज़ को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो हम उसको देखेंगे आगे, जैसे भी हमारे पास एविडेंसेस आएंगे हम उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लड़की 2 महीने से एडमिट थी, कौन से हॉस्पिटल में थी और कब से उसका इलाज चल रहा था, और उसकी डेथ कौन से हॉस्पिटल में हुई और कब हुई है? देखिए, जो हमारे पास इंटीमेशन आई है उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट हुआ है, 7 हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं उसका आपको रिटर्न में शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। और मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट समरी भी हॉस्पिटल से अभी टेकअप करेंगे और उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि व्हाट वर द रीजंस कि क्यों इस तरीके से जो है उनकी डेथ हुई, उसका भी हम कारण जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। असल कहीं ना कहीं वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय से थी, ऐसा था? ऐसा क्या था मामला? ये मामला क्या है? देखिए, ये जो एफआईआर है ये उनके फादर की कंप्लेंट पर रजिस्टर हुई है और एफआईआर में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जो भी ऑफेंस या जिस तरीके से रैगिंग हुई है वो इसी कारणवश हुई होगी, बिकॉज दी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरा इस समय बोलना कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें एफआईआर में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। जिस तरह से धर्मशाला में प्रकरण हुआ बेटी के साथ, तो क्या मांग करते हैं? बेटियां सबकी सांझी होती है और धर्मशाला के अंदर जो बच्ची कॉलेज में पढ़ती थी और उसके साथ कॉलेज के अंदर रैगिंग हुई और वहाँ के जो प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, जैसा कि उस बिटिया के बयान से साफ हुआ कि उसके साथ किस तरह से व्यवहार होता था, बैड टच होता था, और उस वजह से जब वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई तो बच्ची के पिताजी ने पुलिस के समक्ष इस बात को रखा, वहाँ पर शिकायत लेकर गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सबसे पहला सवाल कि क्या हिमाचल प्रदेश पुलिस, खासकर धर्मशाला पुलिस, जब कोई मर जाता है उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है? उस बच्ची को न्याय के लिए उसके पिताजी वहाँ पर पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दूसरी बात, जो बच्ची के पिताजी और जो वीडियोस बच्ची का जो कल सामने आया है उसमें उसने बड़े स्पष्ट नाम लिया है और उसने जो बताया है बहुत ही दुखदायक विषय है। हमारे हिमाचल प्रदेश में
माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूली छात्रों को लेकर और तरह तरह के जो आयोजन कर रहे हैं, उनका जो नज़रिया है वो एक अच्छा समाज बनाने का है, लेकिन उनका जो अंकुश है वो ना तो हिमाचल प्रदेश पुलिस पर है, ना ही जिला की पुलिस पर है, और ना ही शायद लगता है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे डीजीपी महोदय हैं वो इन मामलों को लेकर गंभीर है। वो जिला के एसपी से जानकारी लेना तक पसंद नहीं करते। वहाँ पर एसपी जो है उनको क्या जानकारी नहीं दी गई थी इस मामले की कि इतना बड़ा प्रकरण जो है, इस तरह की घटना घटी है, और या तो इसकी गंभीरता को नहीं समझा गया। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच को लेकर जो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैंने स्पष्ट किया है और मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि इस मामले में अगर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश न्यायिक जांच के आदेश नहीं देते हैं और इस मामले के जो भी दोषी है और जिन पुलिस प्रशासन के जो वहाँ पर मौजूद थाना के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि इसमें मैं वैसे तो ये मामला जो है यहाँ पर जाति की उल्लेख नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्ची जो है अनुसूचित जाति समाज से आती है। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हिमाचल प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए करती है। ऐसा ही एक मामला कुल्लू की सैंज घाटी में हुआ। एक महिला जिसकी हत्या की गई थी उसको पेड़ पे लटका दिया गया, लेकिन वहाँ की पुलिस ने क्या किया, उसके पतिदेव को जेल में 1 महीने रखा। 1 महीने के बाद जब वहाँ के महिला मंडल इकट्ठे हुए, उन लोगों ने पुलिस के जो सवालिया निशान खड़े किए और एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद वो मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद 3 महीने बाद हमारा अनुसूचित जाति आयोग जागा। अनुसूचित जाति आयोग तब जागता है जब मामला हम जैसे लोग सामने लाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के ऊपर भी हम सवाल खड़े करते हैं। क्या वहाँ पर जो मामला ये हुआ, उसके बाद 1 महीने बाद जब पता लगा तो वो पति निर्दोष था, पहले ही वो विपदा में पड़ा हुआ था। उसकी वाइफ के साथ क्या नाम रेप जैसी घटना हुई थी और उसको जो है टंगा दिया गया था, और उन्हीं की गाड़ियों में वहाँ के पुलिस के लोग घूमते रहे। हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो इस पर जो है किसी का अंकुश नहीं है। यहाँ के थाने और यहाँ की चौकियाँ, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी की बात सुनती है, एसपी के बात सुनती है। निरंकुश हो चुके हैं यहाँ के थानेदार। और हम यहाँ साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला का प्रकरण हुआ है, इस मामले में और जो सैंज घाटी वाला प्रकरण है, दोनों मामलों में पुलिस की लापरवाही, नालायकी, लाचारी सामने आई है। और ये जानबूझकर किया जाता है, सोची समझी चाल के तहत किया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे लोगों का दबाव होता है जो कहीं ना कहीं शासक और प्रशासन के साथ जो है उनका मेल जोल रहता है। और इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दें, अन्यथा आज मैं सांकेतिक धरने पर बैठा हूं, इसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर धरने पर बैठूंगा। और ध्यान रहे, मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश जी से हमने कई मरतबा टाइम लेने की कोशिश की। आप मीडिया के लोग सामने थे, अम्बेडकर चौक में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने कहा समय देते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्यमंत्री समय नहीं देते हैं। झूठ बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमने उनके ऑफिस में जाकर उनके जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है, जो उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला हम जब मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, अभी हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है, वहाँ पर मुझसे चिट ली गई और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास कोई जानकारी नहीं, कोई हमें बुलाया नहीं। अब मैं मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाऊँगा। जहाँ पर भी मुख्यमंत्री का कोई प्रोग्राम होगा, वहाँ पर जहाँ पर मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है, मैं उसके बाहर धरने पर बैठूंगा। मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री हमारी बात सुनने के लिए आएंगे। और ये समय जो है, ये बहुत हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये आपात समय है। ये एक ऐसा समय आ चुका है कि मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए समय नहीं देना चाहते और ना ही उनसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर
सीधे तौर पर इतनी बड़ी घटना हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, धर्मशाला के अंदर हुई, और यह साफ साबित हो गया, जैसे सेंज घाटी वाली घटना हुई उसमें भी स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस अनुसूचित जाति के लोगों के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। और मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, मुख्यमंत्री जी, अब आपको होश में आना होगा। अब किसी भी हाल में हम आपकी जो ये लचर व्यवस्था जो आपने हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति आपने जो बना रखी है उसको सुधारना होगा, नहीं तो हम लोग जो है सुधारना जानते हैं। सर, धर्मशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है सर ये? पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत पिछले दिन जो है एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे जो है वो कोई स्टेटमेंट जो है दे रही है, और जिसमें कोई महिला जो है उससे पूछताछ कर रही है। तो इसी सिलसिले में जब पूछताछ की गई तो यह पा गया कि एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला क्षेत्र सिद्धवाड़ी से रहने वाली थी, 19 वर्षीय, उसकी कुछ दिन पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी, और जिसकी ट्रीटमेंट जो थी वो डीएमसी लुधियाना में चल रही थी। दौरानी ट्रीटमेंट जो है उसकी मृत्यु 26 तारीख को जो है वो हो गई थी, 26 दिसंबर। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया, और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था, और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर एफआईआर रजिस्टर की है, और अभी एफआईआर करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं। सर, ऐसा बताया जा रहा था कि ये 2 महीने पुराना मामला है और इसमें पुलिस के पास जो है शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितनी सच्चाई है इन फैक्ट्स के अंदर? देखिए, जब जिस समय की ये चीज़ बता रहे हैं उस समय ऐसी कोई भी जो थी कंप्लेंट, ना तो पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं पहुंची है। अभी कॉलेज में ये कंप्लेंट कोई दी गई है इनके द्वारा या नहीं दी गई है, उसके बारे में अभी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा। परंतु जो सरसरी तौर पे पता चला है कि 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसके पश्चात उसमें जो गर्ल्स थी उनके खिलाफ उसने कहा था कि उन्होंने जो है मेरी रैगिंग की थी और उन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया था, इस बारे में सूचना थी। तो उसके पश्चात जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। तो इसमें पुलिस की टीम ने, जो पुलिस का आईओ था, तो उसने कॉलेज में जो प्रोफेसर्स थे, जो लड़कियां थी, जो और जो लोग थे, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए थे, परंतु उसमें उस दौरान जो था ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था, क्योंकि परिवारजनों से बात करने के पश्चात उसकी सच्चाई पता करने और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे इसके बारे में कोई जानकारी जो है उपलब्ध नहीं थी। तो इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किए परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। अभी सर किन लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और किन धाराओं के अंतर्गत जो है ये मामला जो है पंजीकृत किए गए? इसमें मैं बतलाना चाहूँगा कि 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है, और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में और जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट है तो उसके अंतर्गत जो है इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। तो सर अभी इसमें पुलिस ने किसी जो आरोपी हैं उनसे कुछ पूछताछ जो है वो की गई है, और परिवार से भी अभी बातचीत हो पाई है? अभी देखिए, क्योंकि परिवार अभी सदमे में है, उनसे तो ऑब्वियसली हमने बात की है, और जैसे जैसे अभी जो भी नाम उन्होंने लिए हैं उनकी पहचान और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना जो है बाकी है, क्योंकि पिछले कल ही ये शाम को एफआईआर हुई है परिजनों के बयान पे। तो आज जो है इसमें फर्दर जो है कार्रवाई की जाएगी
इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो भी वीडियो हैं किस किस के सामने बयान दिए गए हैं तो उनको भी शामिल जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा, ताकि जो तथ्य हैं उनकी पूरी तरह से छानबीन की जा सके। सर, धर्मशाला कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसको डिनाई कर रहा है कि अभी वर्तमान में ये कॉलेज की छात्रा नहीं थी। इस संबंध में क्या जानकारी है आप लोगों को? देखिए, क्योंकि पिछले कल ही ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी इसके बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में उनको वेरीफाई करना जो है बहुत आवश्यक है। तो पूरी तरह से जांच करने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या मसला था, क्या बात हुई थी या क्या नहीं हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।